पत्नी को तो पत्नी नाराज नहीं हुई? नहीं, पत्नी नाराज क्यों होगी? पत्नी पहले से ही स्वाभिमानी रही हैं और पत्नी को लेकर मुझे जिंदगी में कभी शिकायत नहीं रही है। बल्कि पत्नी के प्रति पूछा जाए तो मेरे मन के अंदर बराबर सम्मान रहा है। मैंने आपकी बायोग्राफी में पढ़ा कि जब पुलिस पकड़ के ले जा रही थी तो आपकी मां भी वहां आई थी। नहीं, उस समय की बात नहीं है। यह है कि जब मैं तन्हाई में था उसके बाद यह हुआ कि इनको इस जेल में मत रखो, इनको सेंट्रल जेल नहीं भेज दो, क्योंकि उधर से 250 लोग नारा लगाते थे, इधर से मैं भी नारा अकेले लगाता था गवर्नमेंट के खिलाफ। या मैं इधर से बोलता था, 250 लोग जो दूसरे कंपाउंड में थे वो लोग नारे लगाते थे। और तो फिर अथॉरिटीज ने तय किया कि इनको यहां मत रखो, नहीं बहुत नारेबाजी कराएंगे, इनको सेंट्रल जेल नहीं इलाहाबाद में दो। तो जब मैं ले आया जा रहा था तब रेलवे स्टेशन पर बहुत बड़ी फोर्स लगी हुई थी। तो हमारी मां, हमारी पत्नी और भी अगल बगल की सब सारी जितनी सारी औरतें आई हुई थी। तो मेरी मां भी थी उसमें। तो उसने देखा तो मुझे पुलिस से घिरा हुआ, तो उसने कहा, बेटा चाहे जो कुछ जाए क्षमा मत मांगना, माफी मत मांगना, भले ही सारी जिंदगी जेल में गुजर जाए, मैं स्वीकार कर लूंगी। बहुत गजब का सवाल पूछ दिया आपने। कठिन होता है हमारे लिए उस समय। लेकिन आपका जाना तो था, लेकिन जो परिवार की हालत थी वो वाकई में। नहीं, हमारी पत्नी फिर हमारे ससुराल चली गई अपने घर से, और वहां पर एक कॉलेज में लेक्चरर बन गई थोड़े समय के लिए, तो पॉलिटिकल साइंस की। और इमरजेंसी का 1 साल पूरा हुआ तो सामान्यतः एक धारणा थी कि 1 साल के बाद लोग जेल से छूट जाएंगे। लेकिन तब तक हमारे एक चचेरे भाई थे, आज भी हैं, गाजीपुर पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज में मैथमेटिक्स के लेक्चरर थे। उनसे मेरी मां ने पूछा कि श्री विजय सिंह नाम है उनका, तो उनसे पूछा कि अब तो 1 साल हो गया, अब तो राजनाथ तो आ ही जाएंगे। तो उन्होंने कहा कि नहीं मां, दादी कहते थे, दादी अब 1 साल के लिए और एक्सटेंड हो गया, बढ़ गया, तो उसको ही ब्रेन हेमरेज हो गया। और मैं समझ सकता हूं कि क्या बीती होगी आपके दिल पे। तो हॉस्पिटल में रही, 27-28 दिन बाद डेथ हो गई। जब इमरजेंसी खत्म हुई, वापस आए, तो वो राजनीति में पहला कदम था आपका? पहला कदम क्या कहें, मैं आकर एक 3 कमरे का किराए का मकान था जिसमें कि हम लोग रहते थे, पति-पत्नी। और मैं सुबह शाम को, रात को आया था छूट कर। सुबह में बैंड शर्ट अपना वो सब जो पुलोवर वगैरह था वो अपना पहन के मैं चाय पी रहा था। एक बंगाली परिवार था, वही चाय वगैरह दे जाते थे, कमरे भी गंदे होते थे। तो उसी समय हमारे एक जनसंघ के एक नेता हुआ करते थे, बुजुर्ग, उनका नाम था स्वर्गीय केदार साहब। उन्होंने आकर कहा कि टेलीफोन मेरे पास आया है वाराणसी से, वहां, और वाराणसी दिल्ली से टेलीफोन आया है कि आपको पार्लियामेंट का चुनाव लड़ना है, और आपको इस पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी से आपको 2 दिन के बाद नर्सों का, नर्सों आपको पर्चा भरना है, ये वहां से आदेश है। मैं गया, अनएक्सपेक्टेड था हमारे लिए, क्योंकि उस समय उम्र भी हमारी 25.5 साल की आसपास रही होगी। फिर मैं गया, धूम धड़ाका के साथ जो है पर्चा दाखिल हुआ, अथॉरिटी लेटर मिला, सब कुछ मिला। लेकिन फिर से उसी भी जिस दिन हमको मजिस्ट्रेट ने सिंबल देने के लिए बुलाया, ये हम सारे लोग मौजूद थे, बहुत सारे एडवोकेट्स भी थे, हमारे मुरलीधर पांडे और रामाचार्य जी पांडे, ये पूर्व विधायक थे, जनसंघ के हुआ करते, तो वो लोग भी साथ में थे। तब तक एक व्यक्ति टेलीग्राम लेकर आ गया, यही मजिस्ट्रेट मुझे सिंबल देने जा रहा था। तो उसने कहा, सॉरी मिस्टर सिंह, मैं थोड़ी देर के बाद मैं कलेक्टर साहब से मिलकर आता हूं, तब मैं देखता हूं। तो चले गए, लौट के आए, तो उन्होंने कहा कि मिस्टर सिंह, आपके अथॉरिटी लेटर का कैंसिलेशन ऑर्डर और फकीर अली अंसारी का अथॉरिटी लेटर आ गया और आपका टिकट कट गया।
बहुत उत्तेजना हुई लोगों में, लेकिन उस समय भी परमात्मा ने मुझे बहुत संयम दिया और मैंने देखा कि कहीं कहीं कुछ झगड़े न हो जाए वहां। तो एक माइक थी वहां पर, माइक लेकर मैंने फिर वहां से अपील की। फकीर अली अंसारी यहां भी हों, भदोही के रहने वाले थे, बहुत सज्जन व्यक्ति थे। मैंने कहा फकीर अली अंसारी यहां भी हों, आए अपना सिंबल लें। और वहीं पर कुछ बोलते बालते मैंने ये भी घोषणा कर दी कि चूंकि 3 बजे का समय समाप्त हो चुका है और अब मैं विड्रॉ भी नहीं कर सकता। अब मजिस्ट्रेट मुझे कंपेल कर रहे थे कि आप अपनी चॉइस का कोई सिंबल ले लीजिए। तो मैंने कहा मेरी कोई चॉइस नहीं है, लेकिन मैंने जनता से अपील की कि मैं सबसे ये अपील करूंगा कि मेरा नाम तो मतदान पत्र पर रहेगा, लेकिन यदि किसी ने मेरे नाम के आगे मुहर लगाई तो मैं समझूंगा कि मेरे मस्तक पर कलंक का टीका लगा रहा है। सभी को फकीर अली अंसारी को सपोर्ट करना चाहिए। तो उसका परिणाम यह हुआ कि बराबर फकीर अली अंसारी जहां भी हमको बराबर साथ लेकर ही जाते थे पूरे चुनाव के समय। चौधरी चरण सिंह की भी मीटिंग थी। चौधरी चरण सिंह की मीटिंग में उस समय मीटिंग मुझसे प्रसारित कराई गई। बहुत क्राउड थी, हैवी 50,000, 60,000, 70,000 उस समय भीड़ होती थी। तो उस समय भी मैंने वही सेंटेंस बोला, मेरा नाम तो मतदान पत्र पर रहेगा, लेकिन किसी ने मेरे नाम के आगे मुहर लगाई तो मैं समझूंगा कि मस्तक पर। लेकिन नॉर्मली किसी का टिकट कट के किसी को लास्ट मिनट पे दे दे तो गुस्सा आता है, आपको गुस्सा नहीं आया? नहीं, अच्छा तो नहीं लगा, बात सच है, अच्छा नहीं लगा, क्योंकि थोड़ा सेंसिटिव भी बचपन से ही रहा हूं। तो लेकिन परमात्मा ने सद्बुद्धि दी मुझे, ईश्वर की कृपा है और कुछ नहीं कहूंगा। ईश्वर की कृपा है कि ये तो फिर पहली बार एमएलए कब बने? 77 में। वो भी चौधरी चरण सिंह जी ने मुझे सिंबल दिलवाया जनसंघ से, क्योंकि उनकी मीटिंग जो मैंने प्रसारित किया था 3-4 मिनट में बोला था, लेकिन वहां से टेक ऑफ करने के बाद जब वो लखनऊ गए तो वहां पर पंडित माधव प्रसाद त्रिपाठी, रविंद्र किशोर जी शाही हमारे लीडर हुआ करते थे उस समय, उन लोगों से कहा कि ऐ जनसंघियों, एक टिकट हमारी तरफ से उस लड़के राजनाथ को देना। लेकिन जो यहां से 4 महीने के बाद जब असेंबली का इलेक्शन हुआ, जो नाम गया था, आसाराम जी यादव सिटिंग एमएलए थे तो उनका नाम गया था। लेकिन जब दिल्ली आया, चौधरी चरण सिंह ने कहा कि एक टिकट क्या जनसंघ के लोग हमको नहीं दे सकते, तो उन्होंने उनका नाम काटकर मेरा नाम लिख दिया, मैं एमएलए बन गया। लेकिन आपके बारे में रिसर्च करते करते ये भी पता चला कि आपने भी एक किसी का नाम काटा था। कहां पर? जब आप भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे तो आपने अपने बेटे का टिकट काट दिया था। ऐसा हुआ 2007 में विधानसभा का चुनाव था उत्तर प्रदेश का। तो श्री कल्याण सिंह जी आज भी हैं, हमारे बगल बैठे थे, तो मैंने रिफ्यूज कर दिया। मैंने कहा कि मैं अपने हाथ से अपने बेटे को टिकट नहीं दूंगा मैं। तो अटल जी जिस प्रकार का स्वभाव था, उन्होंने कहा कि हमारा डिसेंट नोट कर लिया जाए इलेक्शन कमेटी। मैं सहमत नहीं हूं इससे। तब अडवाणी भी बोल दिया, सबने कह दिया कि सहमत। और अनंत कुमार जिनकी अभी स्वर्गवास हो गया, अपने कोलीग थे, वो सेक्रेटरी थे हमारे इलेक्शन कमेटी, उनको कह दिया जाओ घोषणा कर दो। घोषणा कर दी। तो जिस शाम को घर में गया, घर तो पंकज आए पैर छूने, तो मैंने आशीर्वाद नहीं दिया। बहुत दुखी हुए, अपनी मां से जाकर कहा, तो मां आई, उनकी हमसे भिड़ गई। मैंने कहा कि अपने बेटे को अपने हाथ से मैं सिंबल नहीं दे सकता हूं, क्योंकि मेरे लिए सभी समान है। तब पंकज उसके बाद आए। पंकज ने बहुत संयम से काम लिया, मैं पंकज की तारीफ करता हूं। बहुत धैर्य से काम लिया उन्होंने। कहा पापा आप नहीं चाहेंगे तो मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। आंखों में आंसू थे, लेकिन ये कहा उन्होंने कि आप नहीं चाहेंगे। नॉर्मली पिता बड़ा नेता हो तो बेटे को फायदा होता है, आपने तो नुकसान कर दिया उनका। मैंने अपने हाथ से बिल्कुल, मैं टिकट अपने बेटे को अध्यक्ष रहते अपने हाथ से उस पर सिग्नेचर नहीं कर सकता हूं, इतना है हमारा। ये तो बाद में, अब तो हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, उस समय अध्यक्ष हमारे आज के जो गृह मंत्री हैं अमित शाह जी हुआ करते थे। वो लोग भी मेरी बात सुन रहे होंगे। किसी से आज तक जीवन में मैंने कभी नहीं कहा, इन लोगों ने स्वयं ही फैसला लिया है, मैंने कहने कभी नहीं कहा। मैं तो सार्वजनिक रूप से बोल रहा हूं। मैंने देखा कि प्रधानमंत्री जी ने तो आपके जो छोटे बेटे नीरज, उनको एक सर्टिफिकेट इशू किया अभी पिछले हफ्ते,
उन्होंने कहा मोदी के विकसित भारत संकल्प के नंबर 1 एम्बेसडर हैं नीरज सिंह। अब क्या करें, आप उनकी भी कभी तारीफ नहीं करते, कभी बात नहीं करते? नहीं, अपना बेटा किसी को खराब तो लगता नहीं। अच्छा है, वो भी एक्टिव रहते हैं सोशल पॉलिटिकल। काफी तारीफ मोदी जी ने उनकी की, उनके काम की। एक हफ्ते में उन्होंने 50,000 एम्बेसडर बना दिए विकसित भारत के। हाँ, मैंने भी सुना बना दिया। आप कुछ नहीं करते परिवार के लिए, उसके बावजूद राहुल गांधी से जब सवाल पूछा गया परिवारवाद के बारे में, वंशवाद के बारे में, तो उन्होंने उस पत्रकार को डांटा, उससे कहा कि आप अमित शाह से पूछो उनके बेटे क्या करते हैं, राजनाथ सिंह से पूछो वो अपने बेटे के लिए क्या करते हैं। मैं बहुत दो टूक शब्दों में कहना चाहूंगा रजत जी कि राजनीति यदि जीवन में मैंने की है, चाहे किसी ने जो पीठ पीछे कोई भगवान राम नहीं बचे तो मैं कैसे बचूंगा, लेकिन किसी के आंखों में धूल झोंक कर मैंने कभी राजनीति नहीं की है। जब भी राजनीति की है तो लोगों की आंख में आंख डालकर राजनीति की है। पीठ पीछे कोई ना बात करे, जिसको बात करनी है सामने आके बात करे। देखिए, सब जानते हैं कि जब 2013 में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे तो आपने बड़े लोगों के विरोध के बावजूद नरेंद्र मोदी जी का नाम डिक्लेयर किया, नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार होंगे, ये आपने किया। अरे मैंने कुछ नहीं किया, मैं अध्यक्ष था, मुझे लगा। क्यों लगा? और मुझे लगा कि जनता में यदि किसी का नाम उस समय भी जो बहुत अधिक तो नहीं लेकिन चर्चा में जो आता था, हम जो 2-3-4 लोग थे, मुझे लगा कि मोदी जी के अंदर वो क्षमता है, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने मुख्यमंत्री के रूप में भी गुजरात के अंदर सरकार चलाई और लगातार सरकार 3 बार बनाई थी, मुझे लगा था कि इस देश को सही नेतृत्व यदि कोई दे सकता है तो मोदी जी ही दे सकते हैं। इसलिए मैंने उनके नाम की जो है घोषणा की थी। उस समय आपको कल्पना थी कि 10 साल बाद नरेंद्र मोदी वर्ल्ड मैप पर होंगे, दुनिया के बड़े बड़े लीडर्स में इनका नाम होगा, भारत में इतनी लोकप्रियता होगी, इतनी शक्ति होगी? मेरे साथ रहने वाले जो लोग हैं उनसे पूछिएगा, शायद मोदी जी को इस बात की जानकारी नहीं होगी, उनसे पूछिएगा हमारी क्या धारणा थी उनके बारे में। मुझे लगता था कि उनके अंदर वो क्षमता है, प्रतिभा है, वो योग्यता है और वो सामर्थ्य है, शक्ति है कि देश को सही नेतृत्व दे सकते हैं और देश का कद भी इनके रहते हुए दुनिया में बढ़ेगा। मेरे एक ऐसा मन के अंदर बात थी, मैं कह सकता हूं कि जो उस समय हमारे दिमाग में बात थी वो सही उतरी। और आप तो हमारे साथ 1-2 लोग जो रहते हैं हमारे अंतरंग, उनको तो आप भी जानते हैं, आप उनसे पूछ लीजिए मैं सही है कि गलत है। और मैंने तो गोवा में ही जिस समय इलेक्शन मैनेजमेंट के कमेटी के चेयरमैन जब घोषित हुए थे, उसके बाद ही चूंकि मैं अध्यक्ष था, अरुण जेटली जी उस समय संचालन कर रहे थे, उस कार्यक्रम का कार्यकर्ताओं की बहुत बड़ी मीटिंग थी, लगभग 5-6,000-8,000 कार्यकर्ता रहे होंगे उसमें। तो पहले मोदी जी को बोलने के लिए उन्होंने आमंत्रित किया। स्वाभाविक है कि अध्यक्ष बाद में बोलता है, तो मैंने मोदी जी को कहा कि नहीं आप बैठिए, और मैं खड़ा हो गया। मैंने कहा ऑडियंस से कि मैं जानता हूं कि मैं अध्यक्ष हूं, मुझे बाद में बोलना चाहिए, लेकिन आज देश किसी पार्टी के अध्यक्ष को नहीं सुनना चाहता, बल्कि देश इस भविष्य के अपने नेता को सुनना चाहता है। इसलिए मैं खड़ा हो गया और हमारे बाद मोदी जी बोले।